इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, आज सेकेंड क्लास है इस चैप्टर की, पार्ट 2 है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये एक्ट कब आया था, 1 सितंबर 1872 को आया था। और ये कहाँ लगता है, होल ऑफ इंडिया लगता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लेकिन हमने ये भी पढ़ा था साथ में कि पहले जब ये जब एक्ट आया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आया था, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस भी होते थे, है ना, और सेल्स ऑफ गुड्स के भी होते थे, और पार्टनरशिप के भी होते थे, पार्टनरशिप के। ठीक है, अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट तो इसमें से हो गया है खत्म, क्योंकि इनके बन गए हैं सेपरेट एक्ट। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी पढ़े थे। कितनी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट थे, सोशल नेचर, डोमेस्टिक नेचर एंड कमर्शियल नेचर। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से एक्ट्स को, कौन से नेचर को, कमर्शियल नेचर को रेगुलेट करता है। क्यों करता है सिर्फ कमर्शियल नेचर को, उसमें लॉ की एनफोर्सेबिलिटी क्यों करता है, सब बताओ। क्योंकि उसमें लॉ की एनफोर्सेबिलिटी, क्या मतलब लॉ की एनफोर्सेबिलिटी होती है, मतलब लॉ रेगुलेट करता है। हाँ, इसका मतलब क्या है, बताया था ना कल। कोर्ट जिससे मतलब अगर किसी भी एक पार्टी ने डिफॉल्ट करा तो वो पर्सन कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने, यही मतलब था। और हमने पढ़े थे सोशल नेचर के भी, डोमेस्टिक नेचर के भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे। क्या ये इन्फोर्सेबल होते हैं? वैसे जनरली नहीं होते। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन्फोर्सेबल होते हैं तो क्या लिखना है आपने, नहीं होते। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, अगर रिटर्न में हो और रजिस्टर्ड हो तो इन्फोर्सेबल हो जाते हैं। ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, इतना पता है, कोई डाउट तो नहीं था यहाँ तक। ठीक है, और हमने पढ़ी थी एग्रीमेंट, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लिखा था, सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यही होता है। ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब तो तुम्हें पता है कि दोनों में से कोई भी पार्टी जा सकती है कोर्ट में कि इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा। ठीक है, अगर किसी ने भी डिफॉल्ट करा। और एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, लेकिन ये लिखा था सेक्शन 2 क्लॉज E। देखो, एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो होता है, ये तो हमने कल पढ़ा था, लेकिन ये जर्नली था। लेकिन डेफिनेशन में क्या लिखा है, हमें उसके हिसाब से लिखना है आंसर। देखते हैं क्या लिखा है, एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming the consideration for each other, ये होता है एग्रीमेंट। ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, ये था मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। ए ने बी को ऑफर दिया था मेरी कार ले लो, इसने बी को ऑफर दिया मेरी कार ले लो 1 लाख रुपए में। ठीक है, ए ने बी को ऑफर दिया मेरी कार कितने में ले लो, 1 लाख रुपए में। बी ने एक्सेप्ट करा, क्या करा, बी ने एक्सेप्ट करा, और इसने क्या देंगे, ये क्या देगा, 1 लाख रुपए देगा। ठीक है, देगा 1 लाख रुपए। ठीक है, जब ए ने बोला कि मैं आपको कार दूंगा और बी ने क्या बोला, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो इसमें ए क्या बी से प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको कार दूंगा, बताओ, और बी प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा।
तो ये क्या लिखा है डेफिनेशन में, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कि ए ने प्रॉमिस करा मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, सॉरी ए ने प्रॉमिस करा कि मैं आपको कार दूंगा, बी के लिए क्या है वो प्रॉमिस, कंसिडरेशन है। और बी ने क्या प्रॉमिस करा ए को कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, बी के लिए, ए के लिए क्या है वो कंसिडरेशन। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? दोनों को देना जरूरी है। हाँ, वो कंसिडरेशन कंसिडरेशन, एक चीज के बदले में दूसरी चीज देना कंसिडरेशन होता है। समथिंग इन रिटर्न, कार के बदले में पैसा मिल रहा है और पैसे के बदले में कार मिल रही है, वो कंसिडरेशन। समझ रहे हो? एग्रीमेंट क्या होता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, इट इज एग्रीमेंट। समझ गए? एग्रीमेंट कंसिडरेशन का मतलब समझ आ गया? पक्का? आया कि नहीं आया? यस मैम। ठीक है, लेकिन हमने कल पढ़ा था सिंपल वर्ड्स में, इन सिंपल वर्ड्स। इन सिंपल वर्ड्स या फिर जनरली एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, तुम्हारे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बता दो, सही से बता दो। पक्का? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कहाँ लिखा है, सेक्शन 2 क्लॉज H, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। बोलो, एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। और एग्रीमेंट क्या होता है, कहाँ लिखा है, ऑफर प्लस सेक्शन 2 क्लॉज E। डेफिनेशन क्या है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ ईच अदर इज एग्रीमेंट। देख लो, हो गया? यस मैम। किया? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट? नो मैम। क्या होता है हम सब तक उसमें enforceability है। वो एग्रीमेंट जो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो जाते हैं। जो वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट होगा। सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ा था ना लास्ट क्लास में हमने? यस मैम। ठीक है। अच्छा वो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते वो क्या होते हैं? वो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते फिर वो क्या होंगे? ये आ जाएगा प्रॉमिस सोशल नेचर के होंगे। वो तो ठीक है, मैंने थोड़ी पूछा कौन से टाइप के प्रॉमिस होंगे। होंगे मैम वॉइड एग्रीमेंट। या कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कैसा हो तो हाँ लॉ। ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा बोल सकते हैं कि जैसा ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पार्टीज की इंटेंशन हो लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, वही कॉन्ट्रैक्ट है। क्या ऐसा बोल सकते हैं? क्या मैंने कुछ गलत बोला है? ऐसा एग्रीमेंट जिसमें पार्टीज की इंटेंशन है लीगल रिलेशन, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की, क्या वही कॉन्ट्रैक्ट है? जो सोशल नेचर के और डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या उसमें पार्टीज की इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की? केजरीवाल जी ने मेरे को चाय पे बुलाया था, डिनर पे बुलाया था, तो फिर क्या मैं नहीं गई थी ना? गई थी कि नहीं? नहीं गई थी, तो वो मेरे पे केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? इसमें पार्टीज की इंटेंशन नहीं होती लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। पानी पी लो, नींद आ रही है तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोरिंग लग रही है तुम्हें क्लास मेरी? श्योर? क्लास खाली है इसलिए लग रहा है ना?
हमें एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आ गया? पक्का आ गया? तो मैं डिफरेंस बताने वाली हूँ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और आंसर आप लोग ही दोगे, ठीक है? एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट डिफरेंस Definition. फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? डेफिनेशन होगी Promise and set of promises. Every promise of every set of promise forming the consideration. ये डेफिनेशन होगी। फर्स्ट डिफरेंस इज डेफिनेशन। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? An agreement which is इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? दूसरा स्कोप, It is enforceable. एग्रीमेंट वाइडर टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म है? Contract wider term. Agreement wider term. Contract agreement है. एग्रीमेंट agreement है. Contract. कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म, Wider मतलब बड़ा. बड़ा, और कॉन्ट्रैक्ट इसमें नैरो। enforceability और दोनों आते हैं, उसमें एक ही आता है. एग्रीमेंट तो बन जाएगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, तो देखना पड़ेगा ना, ठीक है? तो एग्रीमेंट वाइडर टर्म है। अच्छा, हम दोनों ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि हम नीचे जाके ना डोमिनोज में खाना खाएंगे, हमने तो एग्रीमेंट कर लिया, मैंने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये? जितने मर्जी का एग्रीमेंट, हम डेली बेसिस पे पता नहीं कितने एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है? हमारे मम्मी बोलती है कि नीचे जाके सब्जी ले आओ, बोलती है या दूध ले आओ, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एग्रीमेंट तो बन गया। क्या वो इन्फोर्सेबल वाला है? नहीं ला दी मैं, जाओ, ऐसे बोलते थे ना, मैंने ला रही, मेरा मन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया? नहीं बना। तो एग्रीमेंट वाइडर टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट नैरो टर्म, ठीक है? लीगल ऑब्लिगेशन, इसमें नहीं होती है, एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में होती है, ठीक है? और सेक्शन, हाँ, सेक्शन भी लिख सकते हैं। एग्रीमेंट का सेक्शन क्या था? 2 क्लॉज ई, और इसका 2 clause H. 2 क्लॉज एच, ठीक है? और लास्ट में लिख सकते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर Not नॉट एग्रीमेंट। उसका बेस क्या होगा? नेचर, नेचर. ठीक है? हाँ, लिख लो, ये पूरा पूरा लिखना है रजिस्टर्स में। all agreements are not contracts and all contracts are agreements। आपकी बुक में डिफरेंस नहीं लिखा हुआ। अभी डिफरेंस में मैम ने भी लिखवाया है। हाँ, एग्रीमेंट हो जाएगा। आगे बढ़े? नहीं बढ़े? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत तो नहीं है? No, ma'am. नो मैम। डन? यस मैम। ठीक है। Essential elements of a valid contract। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है? ये कहाँ लिखा है? सेक्शन 10 में लिखा है,
देखो अगर तुम एग्जाम में सेक्शंस लिख के आओगे तो तुम्हें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, इसलिए जितने ज्यादा सेक्शन याद हो रहे उतने ज्यादा बेटर है तुम्हारे। आगे जाके तुम कंपनी लॉ पढ़ोगे, पता नहीं कितने सारे एक्ट पढ़ोगे इंटर में, फाइनल में, ठीक है, तो सबके सेक्शंस, जितने सेक्शंस याद हो सकते हैं करो, अभी से आदत डालोगे तभी याद होंगे, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। हेलो, ठीक, मास्क लगा लो आप सभी, और जाने से पहले बाहर एनओसी दे दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है, टू पार्टीज, पहले सुन लो फिर लिख लेना। एग्रीमेंट करने के लिए टू पार्टीज होनी जरूरी है। क्या एक बंदा अपने आप से एग्रीमेंट कर सकता है? नहीं, टू पार्टीज होनी जरूरी है। कौन कौन सी? जो ऑफर दे और जो एक्सेप्ट करे। जो ऑफर दे मतलब ऑफरर और एक्सेप्टर, ठीक है। ऑफरी कहते हैं ना, ऑफ, हाँ ऑफरी भी कह सकते हैं इसको, इसको ऑफरी भी बोल सकते हैं, या फिर इसको प्रपोजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑफरर को, जो बंदा ऑफर देगा उसे क्या बोलेंगे? ऑफरर। जो एक्सेप्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे? ऑफरी या एक्सेप्टर या फिर प्रपोज, ठीक है। जो मैंने ऑफर दिया, ठीक है, कि आप मेरी कार खरीद लो 1 लाख रुपए की, तो मैं कौन हूँ? ऑफरर। जिसने, जिसको ऑफर दिया मैंने, वो कौन है? एक्सेप्टर या फिर ऑफरी या प्रपोजी, ठीक है। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए? दो लोग होने चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए। कौन? ऑफरर एंड ऑफरी, ठीक है। समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, बताओ एग्रीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आपकी बुक्स निकालो जरा, पेज नंबर 4 निकालो। निकाल लिया? देखो इसमें लिखा है फर्स्ट पॉइंट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 लिखा है। फर्स्ट लिखा है एग्रीमेंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा टू पार्टीज ने लिखा, सीधा एग्रीमेंट लिख दिया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना है तुम्हें? टू पार्टीज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होगा? एग्रीमेंट। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले हमें एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल वाला होगा वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने का फाउंडेशन क्या है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। थर्ड इज कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? हम दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए। कंसेंट का मतलब होता है, देखो एग्रीमेंट में ना नहीं लिखा है, लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखना टू पार्टीज। कंसेंट का मतलब होता है, देखो देयर मस्ट बी कंसेंसस एड आइटम, कंसेंसस एड आइटम। कंसेंसस एड आइटम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ टू माइंड्स, मीटिंग ऑफ टू माइंड्स at the same time on the same thing, ठीक है। कंसेंट का मतलब होता है कंसेंसस एड आइटम। क्या मतलब होता है? कंसेंसस एड आइटम, ठीक है। ये कुछ लॉ के वर्ड्स होते हैं जो एज इट इज पेपर में लिख के आते हैं। क्या मतलब होता है कंसेंट का? कंसेंसस एड आइटम, बोलो कंसेंसस एड आइटम मतलब क्या है? मीटिंग ऑफ टू माइंड्स एट द सेम टाइम ऑन द सेम थिंग। मैंने बोला कि मेरी कार ले लो 1 लाख रुपए की, आपने समझ लिया कि ट्रैक्टर लेना है, तो क्या ये मीटिंग ऑफ टू माइंड्स ऑन द सेम थिंग था?
तो क्या इसमें कंसेंसस ऐड आइटम है? नहीं है। मैंने क्या बोला, कार ले लो, आपने भी क्या समझा, कार बेचनी है, तो हो जाएगा मीटिंग ऑफ टू पॉइंट्स, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा मैंने बोल दिया कि मेरे को कार बेचनी है अपनी 1 लाख की, तुमने सुन लिया 10 लाख, तो क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा? कंसेंसस ऐड आइटम है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कुछ और तुमने समझा कुछ। ठीक है, हाँ, तो हमें क्या करना है, मीटिंग ऑफ टू माइंड्स एट द सेम टाइम ऑन द सेम थिंग। ठीक है। अच्छा मैंने आज बोला कि मेरे को अपनी कार बेचनी है 1 लाख रुपए की, क्या आपने खरीदनी है? आपने ना 10 दिन बाद बताया, 10 दिन बाद आपको याद आया कि अच्छा ऐसे बोला था, तो क्या है कंसेंसस आइटम? सेम टाइम होना चाहिए। ठीक है, सेम टाइम सेम थिंग, समझ गए? ठीक है। विदाउट कंसेंट एग्रीमेंट वर्ड होता है। विदाउट कंसेंट एग्रीमेंट क्या होता है? वर्ड। वर्ड मतलब यूजलेस। वर्ड का मतलब जो इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है, फर्स्ट क्या था? एसेंशियल एलिमेंट। अच्छा एसेंशियल एलिमेंट लिखेगा है सेक्शन 10। फर्स्ट क्या है? टू पार्टीज। कौन कौन सी? ऑफरर एंड ऑफरी। ऑफरर एंड ऑफरी। ऑफरर कौन होता है? ऑफर देने वाला। जो बोलो, सब बोलो, जो ऑफर देता है। ठीक है, मैंने बोला मैं मेरी कार खरीद लो, तो मैं ऑफर दे रही हूँ, मैं कौन हूँ? ऑफरर। मैंने इनको दिया ऑफर, तो ये कौन है? ऑफरी। एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, प्रपोजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा एसेंशियल एलिमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसे इसको देख के नहीं याद करना है, बिना देखे सब कुछ याद होना चाहिए तुम्हें, तभी कोई फायदा लॉ पढ़ने का। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या है? अग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इनिशियली देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दोनों की। हाँ, थर्ड पॉइंट कंसेंट। कंसेंट मतलब मीटिंग इन दोनों की आवाज नहीं आ रही मुझे, आप दोनों की आवाज आनी चाहिए। अब तक तो कोई भी नहीं है, मुझे पता चल रहा है कौन बोल रहा है कौन नहीं, सब बोलेंगे। ठीक है, कंसेंट का मतलब मीटिंग ऑफ टू माइंड्स एट द सेम टाइम ऑन द सेम थिंग, अदरवाइज कंसेंट नहीं ली तो एग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है, 3 पढ़ लिया हमने। फोर्थ क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अच्छा ये मैंने बता दिया है, अभी भी बताया था क्लास शुरू करते ही। क्या बताया था? दो पार्टीज की इंटेंशन होती है, जिनकी सारे एग्रीमेंट। अच्छा, और सही से बताओ क्या बताया? कि हम अगर कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ है किसी ने, तो अगर उसने मतलब वो कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, तो नेचर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जो होंगे मैम कोर्ट उसे रेगुलेट करता हूँ। मतलब डोमेस्टिक और सोशल वाले अंटिल एंड अनलेस वो रिटर्न में ना हो, और बाकी जो कमर्शियल नेचर के होंगे वो अप्रूव होंगे। ठीक है, और वो कोर्ट में जा सकते। ठीक है, सही बताया आप लोगों ने। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, ए ने ऑफर दिया था बी को कार ले लो, बी ने एक्सेप्ट करा था कार, और इसने पैसे देने थे 1 लाख रुपए, यही था। ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट करा। अब इनकी इंटेंशन थी ये लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। ठीक है, ऐसा मान लिया जाता है कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में लीगल रिलेशन क्रिएट करने की पार्टीज की इंटेंशन होती है। क्या बोला मैंने? ऐसा मान लिया जाता है। ठीक है, ये कल भी बताया था ना, कैसा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में मान लिया जाता है कि पार्टीज की लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो सोशल नेचर, ऊपर देखो, सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सोशल नेचर एंड डोमेस्टिक नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें प्रिज्यूम करा जाता है। प्रिज्यूम का मतलब क्या होता है? मान लिया जाता है, प्रिजम्पशन।
ऐसी assumption ली जाती है, ऐसा प्रिज्यूम करा जाता है कि जो पार्टीज है उनकी लीगल रिलेशन क्रिएट करने की कोई भी इंटेंशन नहीं है। ठीक है, देखो लॉ में क्या लिखा है, मैं पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा है। एग्रीमेंट्स ऑफ सोशल नेचर एंड हाउस होल्ड नेचर, हाउस होल्ड नेचर मतलब डोमेस्टिक, आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, as the usual presumption is that parties do not intend to create legal relationship, ऐसी हमने प्रिजम्पशन ली है कि पार्टीज की लीगल रिलेशन क्रिएट करने की कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन आगे एक लाइन और लिखी है, unless otherwise agreed upon, unless otherwise agreed upon। इस वर्ड से ना, इस लाइन से पूरा मतलब बदल गया। क्या लिखा है, प्रिजम्पशन ली गई है कि यूजुअली जो डोमेस्टिक नेचर के और सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें इंटेंशन होती पार्टीज की लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, लेकिन आगे लिखा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। कल मैंने बताया था जो डोमेस्टिक नेचर सोशल नेचर की है वो लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगता, इन्फोर्सेबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर हम रिटर्न में कर ले और रजिस्टर कर ले तो क्या लग जाता है, कॉन्ट्रैक्ट तो इन्फोर्सेबल हो जाता है। यही मतलब है इसका अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। जब हमने एग्री कर लिया आपस में, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, साथ साथ रजिस्टर भी करा लिया, तो डोमेस्टिक नेचर के और सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएंगे और लीगल रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ थे, हस्बैंड ने बोला अपनी वाइफ को कि मैं आपको BMW कार दूंगा, बोला था ना कल। ठीक है, और फिर वाइफ ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और इन्होंने क्या करा, आपस में एग्रीमेंट कर लिया, रिटर्न में एग्रीमेंट कर लिया और रजिस्टर भी करा लिया। तो वो कह रही है कि मैं आपको अच्छा खाना बना के दूं। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न तो है ही। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कंसिडरेशन तो हम पढ़ेंगे आगे जाके, कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ तो क्या बोल रही थी मैं, एग्जांपल, वाइफ, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि मैं आपको कार दूंगा BMW, और वाइफ ने बोला ठीक है मैं आपको खाना दूंगा, बढ़िया खाना। ठीक है, अब इनका एग्रीमेंट हो गया, इन्होंने रजिस्टर करा लिया कोर्ट से और राइटिंग में करा था एग्रीमेंट। ठीक है, तो अगर राइटिंग में अगर नहीं करा होता तो क्या इन्फोर्सेबल होता, नहीं, लेकिन अगर राइटिंग में कर लिया तो इन्फोर्सेबल हो गया। यही मतलब है इसका अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऐसी प्रिजम्पशन ली जाती है कि सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्सेबल नहीं होते, लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं होता, अदरवाइज, अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। समझ आ रहा है, एक कॉमा से, एक फुल स्टॉप से भी ना लॉ बदल जाता है। ठीक है, ये एक लाइन से, 4 वर्ड से हमारा मतलब बदल गया। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया 4 पॉइंट। तो जरा फर्स्ट पॉइंट बताना क्या था, बिना देखे टू पार्टीज। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं वैसे, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन क्या था, 10 था। फर्स्ट पॉइंट टू पार्टीज, मतलब क्या इसका, ऑफरर जो ऑफर देगा, ऑफरी जो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या होता है, मैम कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट होता पहले है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए इनिशियली हमें एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट कंसेंट, कंसेंसस एड आइटम, मतलब ऑन द सेम थिंग। ठीक है, और अगर एग्रीमेंट विदाउट कंसेंट है तो वो क्या है, वॉइड है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब कि कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में ऑलवेज लीगल रिलेशनशिप होगा, बट सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर में ऐसा प्रिज्यूम करा जाता है कि पार्टीज की इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। इसका मतलब अगर रजिस्टर्ड में है और राइटिंग में एग्रीमेंट तो फिर एनफोर्सेबल है। तो मानते हैं कि पार्टीज की इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। यहाँ तक कोई डाउट है, पक्का मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? यस मैम। न्यू ईयर वाले दिन पढ़ा रहे हो, क्या मजा आएगा। कोई बात नहीं। फोर्थ पॉइंट, 4 तो हमने पढ़ लिए, फिफ्थ
कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, जो पार्टीज एग्रीमेंट करेंगी, ठीक है, वो केपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। क्या बोला मैंने? जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी वो क्या होनी चाहिए? केपेबल होनी चाहिए। अब केपेबल का मतलब क्या होता है? मेजर होने चाहिए। केपेबल का मतलब होता है सेक्शन 11 बोलता है। केपेबल का मतलब कहाँ लिखा है? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है सेक्शन 11 में? पहली बात तो वो पर्सन जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो मेजर होना चाहिए। दूसरा, साउंड माइंड का होना चाहिए, अभी बताऊंगी मीनिंग, ठीक है। और तीसरा, एलियन नहीं होना नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग इन एनी लॉ। ठीक है, मेजर का मतलब, अच्छा हम एक मिनट कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कि जो पर्सन केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। कहाँ लिखा है? सेक्शन 11 में लिखा है। क्या लिखा है? पहली बात तो वो पर्सन मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। मेजर मतलब 18+। 18 साल का मेजर नहीं होता? 18 साल का मेजर, 18 और 18+। ठीक है। साउंड माइंड का मतलब क्या है? वो नशे में था। साउंड माइंड का मतलब होता है कि उसको सब कुछ समझ में आ रहा हो। ठीक है, सब कुछ उसको समझ में आ रहा हो। जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो आप लोग क्या हो? साउंड माइंड हो। ठीक है, अच्छा। किसी पागल को ले आए, ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक होता है पागल। ठीक है, ल्यूनेटिक को मैं कुछ बोल रही हूँ, उसको समझ में नहीं आया, तो क्या वो केपेबल है? नहीं है। ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए जिसको सब कुछ समझ में आ रहा हो, सेम टू सेम। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम बोलते कुछ है, सामने वाला समझता कुछ है, होता है ऐसा। हमने बोला कुछ और उसने समझ कुछ और लिया। जैसे मैंने बोला था कि आप मेरी कार खरीद लो, तो समझ के लिए ट्रैक्टर बेचना है, तो क्या वो साउंड माइंड है? ठीक है। और आगे लिखा है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग इन एनी लॉ। ये ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक लिस्ट दे रखी है, आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोग डिस्क्वालीफाई है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो 3 चीजें चाहिए हमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। क्या क्या? पहला, मेजर होना चाहिए, दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए, और डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में याद करेंगे, इंग्लिश तो बना ही लेंगे। 12th तक पास करी तो इंग्लिश करी तो है, बिना पढ़े जाते थे इंग्लिश के पेपर में, है ना, समरी पढ़ के, तुम भी और मैं भी। ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का मतलब केपेबल होना चाहिए। कहाँ लिखा है ये? सेक्शन 11 में। क्या लिखा है? साउंड माइंड का होना चाहिए और डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। डन, आगे बढ़ सकते हैं। कोई डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट है? नो मैम। समझ में आ रहा है? मैम लास्ट वाला पॉइंट बता दो, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग इन एनी लॉ। कुछ बोल दो। मैम डन। है मैम लास्ट वाला पॉइंट। फेस टू फेस में जो मजा है ना, वो ऑनलाइन में नहीं है। क्या बोल रही थी? ऑनलाइन लेने के लिए? जितना हो सके आप ऑनलाइन ले लो। अच्छा, मैं भी नहीं आप सब मैं हम तो वहीं से आ रहे हैं। 1 घंटा लगा, 1 घंटा कभी कभी स्टैंड पे बैठकर 3 घंटे हो जाते हैं। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। 6th पॉइंट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, वैलिड एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और लॉ में इसको क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यू। सुन रखा है ये पहले? क्विड प्रो क्यू, इसका मतलब क्या है? समथिंग इन रिटर्न।
बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। जरूरी है कि पैसा हो? जरूरी नहीं है। ठीक है, जो कंसिडरेशन है ये प्रेजेंट भी हो सकती है, पास्ट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। क्या मतलब? आज मैंने बोला मेरी कार ले लो, उसने बोला ठीक है दे दो। प्रेजेंट है, मैंने अभी कार दे दी, उसने पैसे दे दिए, प्रेजेंट में हो गया सब कुछ। पास्ट में मैंने कार दे दी, ठीक है, मैंने पास्ट में कार दे दी थी, आज वो मुझे अपनी कंसिडर को दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो पास्ट हो गई कंसिडरेशन। फ्यूचर में मैंने आज वो दे दी कार, उसने मुझे 2 महीने बाद पैसे दिए, फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और कंसिडरेशन देखो क्या क्या हो सकता है। इट कैन बी कैश, पैसे, इट कैन बी काइंड, खाना। ठीक है, अब 2 वर्ड है, एक्ट और एब्सिस्टेंस। एक्ट एंड एब्सिस्टेंस, इसका मतलब, एब्सिस्टेंस का मतलब बताते हैं। देखो एक पर्सन है, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या बोला मैंने? एक लड़का और लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। और जो वो लड़की है ना, उसके फादर ने उस लड़के को बोला कि आप मेरी बेटी से शादी मत करो, मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, उसने क्या ऑफर दिया, उसके फादर ने, लड़की के फादर ने उस लड़के को ऑफर दिया कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा, बदले में आप उस लड़की से शादी मत करो। क्या कंसिडरेशन है? 10 लाख रुपए के बदले शादी नहीं करनी, तो क्या कर रहा है वो? एब्सिस्टेंस कर रहा है। क्या कर रहा है? एब्सिस्टेंस कर रहा है। ठीक है, ऑफर देना कोई काम ना करवाने के लिए। एब्सिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, ना करवाना। एब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज ना करवाना। ठीक है, उसने क्या बोला था? 10 करोड़ में मेरे से ले लो, बदले में मेरी बेटी से शादी आप नहीं करोगे। तो वो क्या कर रहा है? एब्सिस्टेंस कर रहा है, उस पर्सन को रोक रहा है। समझ रहे हो? और एक्ट क्या होता है? कोई काम करना। एब्सिस्टेंस मतलब किसी काम से रोकना, एक्ट का मतलब कोई काम करना, एब्सिस्टेंस मतलब रोकना। समझ आ गया? पक्का? क्या डेफिनेशन वो बड़ी मुश्किल थी। कहाँ लिखी हुई है? कहाँ लिखी हुई है? ये बुक में अभी हमने नहीं पढ़ी है कंसिडरेशन की डेफिनेशन, जब पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे पढ़ा रहे हो ना वैसे पढ़ना है बुक से, अपने आप कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बताना जरा क्या क्या पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन क्या था? सेक्शन 10। ठीक है, मुझे किसी ने 11 भी बोला था शायद। सेक्शन 11 तो उसका था ना। हाँ, अच्छा, सेक्शन 10 है। फर्स्ट पॉइंट, टू पार्टीज ऑफर एंड, ठीक है, एग्री। सेकंड पॉइंट क्या लिखा था इसमें? उसमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं चाहिए। इसमें क्या बोलना है तुम्हें? एग्रीमेंट करने, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनिशियल स्टेज क्या है? एग्रीमेंट करना। थर्ड पॉइंट, हाँ, इट इज इनिशियल स्टेज फॉर एंटरिंग इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देयर मस्ट बी फर्स्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। सिंपल। ठीक है, थर्ड पॉइंट, on the same thing. ठीक है, an agreement without consent is void. Fourth point, intention to create legal relationship. मतलब पहले क्या बोलना है? There must be कमर्शियल नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑलवेज पार्टीज की इंटेंशन होती है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, और बाकी के और सोशल और जो डोमेस्टिक नेचर के होते हैं वो वैलिड नहीं होते। उसमें वैलिड क्या? वैलिड, वैलिड का मतलब क्या है? वैलिड है, वैलिड तो है ही।
उसमें assumption मानी जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं उसमें प्रिजम्पशन मानी जाती है कि पार्टीज की इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, बट अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। तो मेरा वाली बोलना चाहिए अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, इसका मतलब वो पर्सन केपेबल होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। कहाँ लिखा है? सेक्शन 11 में। अच्छा, जो केपेबिलिटी है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी दोनों पार्टी की, किसी एक पार्टी की? दोनों पार्टी, ऑफरर की भी और ऑफर दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट कंसिडरेशन। वैलिड एग्रीमेंट के लिए देयर मस्ट बी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तुमसे मतलब आ जाएगा पूछना व्हाट इज क्विड प्रो क्यू, तो क्या लिखो? समथिंग इन रिटर्न। पूरा पैराग्राफ बना के लिखते हैं, है ना? हाँ, क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या होता है? बेसिकली समथिंग इन रिटर्न। इसका जो मीनिंग है, डेफिनेशन, वो समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, और ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, एक्ट भी हो सकता है, असिस्टेंस भी हो सकता है। याद हो रहा है साथ साथ? घर जाके दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा का, लेकिन पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट पॉइंट फ्री कंसेंट। अच्छा, अभी तो हमने कंसेंट पढ़ा था, अभी फ्री कंसेंट क्या? मैं बताऊंगी। मैम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, फोर्स दबाव से इसको काम करवा सकते हैं। क्या? दबाव से गोली मार। अच्छा, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब होता है ऐसी कंसेंट जो बिना मिस रिप्रेजेंटेशन से, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक। अगर 5 तरीकों से कंसेंट ली गई है तो मान लिया जाएगा कि वो फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है, अगर इन 5 तरीकों से कंसेंट ली गई है, मतलब क्वेश्चन का मतलब, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक चीज लेते हैं क्वेश्चन। मैंने क्या बोला कि मेरी कार खरीद दो, नहीं तो मैं आपको गोली मार दूंगी। तो ये क्या है? क्वेश्चन है, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से, बंदूक की नोक पे मैंने उससे अपना एग्रीमेंट, कंसेंट ली उससे, तो वो क्या है? फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगी। मिस रिप्रेजेंट पता नहीं सब कुछ, ये वर्ड पे है ना पूरे बहुत सारे टॉपिक्स। ठीक है, तो अभी इतना याद रख लो कि फ्री कंसेंट वो होती है जो इन 5 तरीकों से ना। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक। अगर इन 5 तरीकों से कंसेंट ली है तो वो फ्री नहीं है। पहली बात तो कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट का मतलब क्या होता था? मीटिंग ऑफ टू माइंड्स एट द सेम टाइम ऑन द सेम थिंग, ये कंसेंट का मतलब। दूसरा, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि मुझे कार बेचना चाहता है, आज ही बेचना चाहता है, ये सब कुछ मुझे समझ आ रहा है। तो क्या मेरी कंसेंट तो है ना? ठीक है, कंसेंसस ऐड आइटम तो है, लेकिन वो दबाव में मेरे सर पे गोली रख के बोल रहा है कि मेरी कार खरीद लो, तो क्या वो फ्री कंसेंट है? फ्री कंसेंट मुझे हाँ तो करना पड़ेगा ना, ऑब्वियसली करना पड़ेगा कि नहीं? तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। कंसेंट तो है बट फ्री कंसेंट नहीं। समझ आया पक्का? ठीक है, next is lawful object and consideration. लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। हमारा ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए मतलब देखो, मैंने एग्रीमेंट करा, इनके साथ एग्रीमेंट करा। क्या एग्रीमेंट करा कि मैं आपको ना 1 करोड़ रुपए दूंगी अगर आप मेरी हेल्प करोगे स्मगलिंग करने में। तो क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है? नहीं है। इसने हाँ कर दिया,
तो क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? नहीं। ठीक है। अच्छा, कंसिडरेशन, मैंने बोला मर्डर कर दो किसी का, मैंने इसको बोला पीछे वाली का मर्डर कर दो, ठीक है, और मैं बदले में 1 करोड़ रुपए दूंगा, मेरी कंसिडरेशन लॉफुल है 1 करोड़ रुपए? मेरी कंसिडरेशन तो लॉफुल है, मैं तो पैसे दे रही हूँ, क्या इसकी कंसिडरेशन? हाँ, तो वो लॉफुल नहीं। तो हमारा ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कंसिडरेशन लॉफुल है या नहीं है, ऑब्जेक्ट लॉफुल है या नहीं है, कौन बताता है? सेक्शन 23 बताता है। सेक्शन 23 बताता है। क्या बताता है? इसमें लिखा है, हाँ, सेक्शन 23 बताता है, फर्स्ट इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। कब मान लिया जाएगा कि अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट है? पहला तो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने मना कर रखा है। स्मगलिंग करना लॉ ने अलाउड कर रखा है? नहीं, नहीं। तो फॉरबिडन बाय लॉ है, लॉ ने मना कर रखा है, तो ये क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। कि अगर हमने ऐसे नेचर का है कि मैंने परमिट कर दिया तो लॉ के प्रोविजंस को ये वॉइड कर देगा। जैसे ड्रग्स, क्या ड्रग्स वैलिड है या वॉइड है? इंडिया में वॉइड है, लेकिन मैंने एग्रीमेंट कर लिया ड्रग्स बेचने का, अगर मैं ये काम कर लूं तो फिर ये लॉ को डिफीट कर रहा है? नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। पहला फॉरबिडन बाय लॉ है, दूसरा डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, तीसरा फ्रॉड है, फ्रॉडलेंट। थर्ड क्या है? हाँ जी, क्या हुआ? थर्ड इज फ्रॉडलेंट। समझ नहीं आया? फ्रॉड करना, किसी के साथ फ्रॉड करने के लिए हम एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये आगे आएंगे, दोबारा आएंगे, ठीक है। उनके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और आपको तब समझाऊंगा। अभी तो हम बेस बना रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि एग्रीमेंट होता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, उसमें चीजें क्या क्या होती है। अभी बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आएगा। बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपके मॉड्यूल के हिसाब से पार्ट्स डिवाइड कर रखे हैं इसके। 11 क्या हो गया? 11 बहुत आसान, मुश्किल लग रहा है चैप्टर? किसी को मुश्किल लग रहा है चैप्टर? आसान है ना, अभी तक तो आसान है, आगे भी आसान है, ठीक है। चैप्टर तो है, तो यूनिट एक चैप्टर पे इतनी सारी यूनिट है। बस ठीक है, 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एलएलपी और कंपनीज एक्ट। मैं बताऊं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स है और नेगोशिएबल है। बस सीएम है ना? हां, हमारा सही है। सही है, 3 चैप्टर ना? सही है, क्या होता है? सही है, कोई बात नहीं, 3 चैप्टर है। पता नहीं हमारे 2 क्लास के लिए फिर इससे ज्यादा रखने की बात। हां, तो आप ऐसे 3 से रेगुलर ही करना है। मुझे कुछ नहीं पता है, क्लासेस तो होंगी, मैथ्स पे क्लास करनी पढ़ ले हम। है। क्या पढ़ रही थी, मैं क्या बता रही थी? फ्रॉडलेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन के लिए सेक्शन 23 की कंडीशन देखनी पड़ेगी। सेक्शन 23 क्या बोलता है? कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। अनलॉफुल माना जाएगा जब वो फॉरबिडन बाय लॉ है और ऐसा कुछ एक्ट कर लिया हमने जो अगर परमिट कर दिया तो प्रोविजंस ऑफ लॉ को डिफीट करेगा। फ्रॉडलेंट है या किसी पर्सन को इंजरी पहुंचा रहा है, मर्डर करना, इंजरी पहुंचा रहा है उसको, ठीक है। किडनैपिंग करना, इंजरी पहुंचा रहा है। चोरी करना, मैंने पैसे दिए कि उसके घर से चोरी करना, प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहा है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, जिसको कोर्ट इमोरल मानता है, कोर्ट गलत मानता है, ठीक है। याद करो, फॉरबिडन बाय लॉ एंड फ्रॉडलेंट, पर्सन को इंजरी पहुंचा रहा है और कोर्ट ने बोला है इमोरल। हो गया याद? पक्का? कहाँ लिखा है? सेक्शन 23। ठीक है, अब शुरू से बताना एक बार। एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10
सेक्शन 10 फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद एग्रीमेंट Consent. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा आगे इंटेंशन टू क्रिएट बोलो ना नहीं है लेकिन अदरवाइज एग्रीड अपॉन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट कहाँ लिखा है सेक्शन नेक्स्ट कंसिडरेशन क्या मतलब कंसिडरेशन का मतलब क्विड प्रो क्यू कैन बी इन कैश काइंड एब्सिस्टेंस कैश काइंड एक्ट और एब्सिस्टेंस ठीक है और कैन बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ठीक है फ्री कंसेंट क्या होता है 5 उसमें वो थे ना क्या थे मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक बोलो मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक फिर से बोलो मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस्टेक फिर से मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड कोर्शन इन्फ्लुएंस एंड मिस्टेक अगर ये 5 चीजों में आ गए तो कंसेंट फ्री नहीं है अदरवाइज है बताना 5 चीजें कौन सी मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड कोर्शन अनड्यू इन्फ्लुएंस नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था इसमें कहाँ लिखा है सेक्शन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट याद हो गया ना नोट करना था लिख लो पूरा करना है नोट पहले ये पॉइंट हो जाना तो फिर कर लेना लॉ की लैंग्वेज है ना अब सबके समझ में नहीं आती है लॉ तुम्हारे समझ में आ रही है ना नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड इसकी भी एक लिस्ट दे रखी है पूरी जिसको वॉइड माना गया कॉन्ट्रैक्ट ठीक है agreements which have been expressly declared void or illegal by law are not enforceable at law not enforceable by law होना चाहिए hence does not constitute a valid contract ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो void है ठीक है वो enforceable by law नहीं होते हैं इसकी पूरी लिस्ट दे रखी है कॉन्ट्रैक्ट है ठीक है जैसे कि वेजर एग्रीमेंट एग्जांपल बताती हूँ वेजर तुम्हें समझ में नहीं आएगा restraint to ट्रेड करने से मुझे कोई मना कर रहा है ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग करने से मैं यहाँ पे शॉप खोल सकती हूँ नीचे किसी भी चीज की खोल सकती हूँ मेरी मर्जी है कोई मुझे मना कर सकता है करेगा तो गवर्नमेंट के अलावा कोई मना कर सकता है नहीं कर सकता तो वो ऐसा एग्रीमेंट वो मेरे को एग्रीमेंट बना के ले आया कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते या हमारी जगह ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता वैसे एग्रीमेंट वॉइड होता है मैरिज शादी करने से कोई मना कर सकता है घर वाले कर सकते हैं घर वाले मना कर सकते हैं माने या ना माने तो हम पे है ना बस वो बोल सकते हैं आगे कुछ कर सकते हैं वो नहीं कर सकते वो तो कंसेंट है ना फिर तो ठीक है
नहीं मैं कह रही हूँ बच्चे को करनी ना हो और पेरेंट्स को तब भी कर देते हैं, तब भी कर देते हैं, कर देते हैं मैम। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ कर देते हैं मैम, कर देते हैं, मेरे घर में भी तो सही है। जबरदस्ती हाँ मतलब उनका मन नहीं है हम भी शादी नहीं करेंगे, वो कर देते हैं। तो भाग जाओ। भागना पड़ता है, फिर तो भागना पड़ता है घर से, फिर घर वाले कहते हैं ना करवा के चले गए। कोई बात। नेक्स्ट पॉइंट, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो क्लियर होनी चाहिए, क्लियर एंड नॉट वेग। क्लियर मतलब साफ साफ समझ में आ रहा हो। वेग का मतलब होता है नॉट क्लियर या फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। सिर्फ वेग का मतलब होता है कंफ्यूजन क्रिएट करना, नॉट क्लियर। क्या लिखा है? क्लियर होनी चाहिए, नॉट वेग होनी चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए और कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? तो मीनिंग जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो सर्टेन होना चाहिए, इसका मतलब क्लियर होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन पैदा ना करे किसी भी चीज में। ठीक है जी। 11th पॉइंट क्या है? पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म नहीं है, नहीं, अलग पॉइंट है। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस। देखो ये ए है, इसकी वाइफ है, इसकी वाइफ की हो गई डेथ। ठीक है, ये गया ए, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कह रहा है मेरी मरी हुई वाइफ को जिंदा कर दो, और डॉक्टर ने कर लिया, चल ठीक है कर दूंगा तेरी मरी हुई वाइफ को जिंदा। पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म हो। मरे हुए इंसान को जिंदा करा जा सकता है, आजकल हर चीज कर सकते हैं लोग, लेकिन ये काम एक जीना और एक मरना ही नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। क्या टीवी नहीं है, रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। टीवी में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ठीक है, ऊपर से 100 मंजिले से कूद के भी जिंदा रह जाता है टीवी में तो। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, गिर के देखना एक बार। ठीक है, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म का मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल ना हो। मरे हुए इंसान को जिंदा करना पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म ना हो वो वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग होता है। वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, इसका एक वर्ड है वॉइड एब इनिशियो। वॉइड void ab initio, इसका मतलब है void from the beginning। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? void from the beginning होते हैं, void ab initio, void नहीं, void from ab initio। ठीक है, समझ आ रहा है? एंड लास्ट इज लीगल फॉर्मेलिटी। बस लास्ट टॉपिक, फिर खत्म। ठीक है, फिर तुम्हारी छुट्टी। लीगल फॉर्मेलिटीज, अच्छा हमने पढ़ा था जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओरल भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक्ट में एक्सप्रेसली बोल दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन में ही होना चाहिए तो वो रिटन में ही होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्ट में लॉ में लिखा है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए तो वो रिटन में होगा, तब ओरल नहीं कर सकते। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हमें कंप्लाई करनी पड़ती है। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है?
मूवेबल, देखो दो तरह की प्रॉपर्टीज है, मूवेबल और इमूवेबल। मूवेबल मतलब इधर से उधर जा सकती है। क्या ये पेन मूवेबल है? नहीं, मूवेबल नहीं है पेन। मूवेबल होता है जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है। क्या ये फोन मूवेबल है? क्या बिल्डिंग मूवेबल है? ये तुम्हारी कार मूवेबल है? मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। वॉशिंग मशीन क्या है? मूवेबल है, ठीक है। और एसी, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, फ्लाईओवर, इमूवेबल है, ठीक है। तो हम अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज का, तो वो क्या होगा? रिटर्न में होगा ऑलवेज, ठीक है। और अगर हम गिफ्ट डीड बनाएंगे, तुम्हें पता है गिफ्ट देने के लिए भी गिफ्ट डीड बनती है, गिफ्ट एग्रीमेंट बनता है, वो भी रिटर्न में होता है। हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स हमें गिफ्ट देते हैं तो ऐसे दे देते हैं, लेकिन कई बार गिफ्ट डीड भी बनाई जाती है, गिफ्ट एग्रीमेंट भी बनाई जाती है, वो भी हमेशा रिटर्न में होता है। बड़ी चीज देना, कोई भी छोटी चीज का भी, कोई मुझे पेन गिफ्ट दे रहा है उसका बना सकते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट कि मैं तेरे को गिफ्ट दूंगा, इसका एग्रीमेंट। हाँ, बन सकता है, बनता है। बड़े लोग गिफ्ट भी देगा तो केस कर देगा। इसने मुझे प्रॉमिस करा था, दिया नहीं, अब देना पड़ेगा, ठीक है। हो गए 12 के 12 पॉइंट। एक बार जरा बता दो शुरू से। टू पार्टी ऑफर या फिर सेक्शन 10 में आता है। हाँ, शुरू से सब बोलेंगे अब, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 10 एलिमेंट्स ऑफ वैलिड। सेक्शन 10 फर्स्ट पॉइंट, टू पार्टीज ऑफरिंग। दूसरा एग्रीमेंट इनिशियल स्टेज ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तीसरा at the same time on the same thing, ठीक है। नेक्स्ट, intention to create ऑलवेज होते हैं लीगल रिलेशनशिप, लेकिन डोमेस्टिक नेचर और सोशल नेचर में क्रिएट नहीं करना चाहते, एग्रीड अपॉन, अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी सेक्शन 11 में लिखा है, ठीक है। मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। फिर कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू। उसके बाद फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट का मतलब 5 चीजें कौन सी थी? फ्रॉड, कोर्शियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक। नेक्स्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन सेक्शन 23 क्या लिखा था उसमें? इंजरी टू पर्सन, कोर्ट ने इमोरल बोल रखा है। आगे, एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, इसका मतलब क्या था? लिस्ट दे रखी है जिसमें एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। उसके बाद सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, इसका मतलब क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड नॉट वेग, नॉट वेग, ठीक है। वेग का मतलब कंफ्यूजन पैदा करता है बच्चों। उसके बाद पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, मतलब वो चीज पॉसिबल होनी चाहिए परफॉर्म करने के लिए, तो मतलब नहीं मारेगा। नेक्स्ट, लीगल, इसका मतलब ओरल, मतलब अगर जो चीज बोली गई है रिटर्न होनी चाहिए वो रिटर्न नहीं होनी। अप्लाई, वैसे तो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है एग्रीमेंट, बट अगर बोल रखा है रिटर्न में करो तो रिटर्न में ही करना पड़ेगा। लिख लो ये, अच्छा मैं लिखी हूं, मैम लिख सकते हैं, ये फोटो खींचो, लिख लो। अरे वीडियो मिलेगी तो आशीर्वाद यही ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच।